मेरा बेसिकली जो बैकग्राउंड है वो एडिक्शन साइकोलॉजी का है। मैं पिछले 30 साल से 30 इयर्स से एज ए एडिक्शन काउंसलर काम कर रहा हूँ। जिसमें मैं जो मुख्तलिफ विक्टम्स हैं ड्रग एडिक्शन के, जो पेशेंट्स आते हैं उनके साथ और उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो उनके वालिदैन हैं, उनके साथ काउंसलिंग में जो है बेसिकली इन्वॉल्व हूँ और एक एज ए मीडिएटर का रोल प्ले करता हूँ। और साथ साथ में जो विलिंग वेज कराची है, इस को एज ए डायरेक्टर भी रन कर रहा हूँ। When did you start Willing Ways and what was the motivation behind it? विलिंग वेज को स्टार्ट हुए तकरीबन 45 इयर्स का ये इसकी स्टैंडिंग है इन द फील्ड ऑफ ड्रग एडिक्शन एंड साइकेट्रिक इलनेसेस। इसके जो रूह रवा हैं वो डॉक्टर सदाकत अली हैं, जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो बुनियाद रखी। और ये इदारा पाकिस्तान में कोई 5 ब्रांचेस के साथ काम कर रहा है, जो कि लाहौर, मरी, इस्लामाबाद और कराची में। Which age group patients are most likely admitted to your rehab and what are the most commonly used drugs that they need your help with? ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं वो हमारे पास 18 to 28 की एज के आते हैं, यंगस्टर्स होते हैं। और उनकी जो मेनली ड्रग होती है वो वीड या आइस मेथ होती है। चूँकि कॉमनली यूज यंगस्टर्स में जो ड्रग्स हैं ये 2 ड्रग्स हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये वो एज है जिसमें वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज तक जाते हैं और वहाँ पे बीच में स्टक हो जाते हैं और अपनी एजुकेशन को भी कंटिन्यू नहीं कर पाते और एडिक्शन जो है उनको ग्रैब कर लेती है, जिसके नतीजे में फिर उनको कोई प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ती है। तो ये एक बड़ी क्योस वाली कंडीशन होती है जब किसी नौजवान की ज़िंदगी में एडिक्शन आ जाए और ऐसी स्टेज पे एडिक्शन आ जाए जिसमें अभी उसने अपनी स्टडीज़ भी कंप्लीट नहीं की है और किसी स्टेज पे नहीं पहुँचा। तो ये पूरी फैमिली के लिए क्योस है। एडिक्शन को एक फैमिली डिजीज़ कहा जाता है। तो जब ये एडिक्शन आ जाती है तो फिर वाहद हालत एक प्रोफेशनल हेल्प भी होता है। प्रोफेशनल हेल्प के बगैर आप उसको इससे नहीं निकाल सकते। What draws one towards substance abuse and addiction? लेकिन ह्यूमन ब्रेन जो है वो हमारे तमाम इंसानों के अंदर कोई 17 केमिकल्स हैं टोटल जो कुदरत ने हमारे अंदर रखे हैं। और वो 17 केमिकल्स डिफरेंट टाइमिंग्स में डिफरेंट पोजीशंस में काम कर रहे होते हैं। और एक स्टेज ऐसी आती है कि फिर जब हम कोई बाहर से केमिकल अपने अंदर डालते हैं और वो जो बाहर से पहला केमिकल होता है वो निकोटीन की सूरत में होता है या बियर अल्कोहल की सूरत में होता है। तो ज़्यादातर जो नौजवानों का आगाज़ है वो सिगरेट या बियर अल्कोहल से ही होता है। फिर आगे फर्दर जब ये चीज़ बढ़ती है तो फिर वो हैश या किसी हार्डकोर ड्रग के ऊपर लैंड करते हैं। तो जो यहाँ तक सिचुएशन पहुँचती है हमारे पेशेंट्स की जो आप बात कर रहे हैं, ये है एडिक्शन। इसको हम एडिक्शन का मतलब ये है कि ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें आप अपने ऊपर कंट्रोल खो देते हैं और ड्रग्स आपकी लाइफ का कंट्रोल संभाल लेती हैं और आप खुद कंट्रोल नहीं कर रहे होते ड्रग्स को, ड्रग्स आपको लेके चल रही होती हैं। और इसको बीमारी कहा जाता है। ये डिज़ीज़ वाली स्टेट होती है। अच्छा, जितने भी लोग माशरे में, सोसाइटी में नशा करते हैं, सबको डिज़ीज़ लाहक नहीं होती, बीमारी या एडिक्शन नहीं होती। सिर्फ 15% लोगों को एडिक्शन होती है, 85% लोगों को बीमारी नहीं होती, बल्कि वो नॉर्मल तरीके से ड्रग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उनको ड्रग से वो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं मिलते हैं जो एक एडिक्टिव पर्सन को मिलते हैं। तो जो हम एक पिक्चर माशरे में देखते हैं, जो लोग रिहैब्स तक पहुंचते हैं, जिनके ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, जिनकी स्टडीज़ बुरी तरह से मुतासर होती हैं, जॉब पे लॉस, रिलेशनशिप लॉस और उनकी लाइफ स्टक हो जाती है, तो ये वो लोग हैं जिनको हम एडिक्शन के ज़ुमरे में लेते हैं। तो हर नशा करने वाला एडिक्शन में नहीं होता। और हम भी देखते हैं और बाकी घर वाले भी कहते हैं कि वो फलां भी करता है लेकिन ही इज़ फाइन, ही इज़ ओके, उसको तो कोई मसला नहीं है।
तो तुम बेटा ऐसे क्यों नहीं नशा करते हो, तुम्हारा तो नशा करने का तरीका ही कुछ और है, तुम तो ऐसे नशा करते हो जैसे कोई भूखा इंसान होता है, तुम तो करते हो तो उसको मतलब कोई तुम्हारा ऐसा पॉइंट ही नहीं आता कि तुम अपने आप को रोक सको, तो तुम सलीके से नशा क्यों नहीं करते हो, कभी कभी क्यों नहीं करते हो, थोड़ा थोड़ा क्यों नहीं करते हो, कंट्रोल करके क्यों नहीं करते हो, और यही चीज़ें उसके बस में नहीं है, इसी का नाम एडिक्शन है। तो बेसिकली जिन लोगों को फिर इलाज की ज़रूरत होती है वो एडिक्टिव लोग होते हैं। तो एडिक्शन एंड ड्रग यूज़ दोनों अलग अलग दो चीज़ें हैं। Is it safe to say that cigarettes are the gateway to other drugs? देखिए कोई भी नशा है वो इंसान को, चाहे सिगरेट है, चाहे पान है, चाहे चाय है, कॉफ़ी है, वो हमारे मूड को ऑल्टर करने की सलाहियत रखता है। अगर हम अपसेट महसूस करते हैं और उस सूरत में हम चाय, कॉफ़ी या सिगरेट लेते हैं तो हमारे मूड में थोड़ी तब्दीली आती है या बेहतरी आती है। तो ये सफ़र यहीं से शुरू होता है, क्योंकि कोई भी नशा है वो मूड को, मिजाज को तब्दील करने की सलाहियत रखता है। अब कुछ लोग जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट आगे चल के सिगरेट के बाद दूसरी चीज़ों की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। और जो लोग सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर आपने सिगरेट के दरवाज़े अपने ऊपर खोल लिए तो कोई आप 3 टाइम्स ज़्यादा आपके अंदर वल्नरेबिलिटी है कि आप फर्दर ड्रग्स की तरफ जा सकते हैं। इसलिए सिगरेट को गेटवे टू फर्दर ड्रग्स भी कहा जाता है। When do one realize that they need professional help, or it's more of a family pressure to take professional help? पेशेंट को कब ये एक्सेप्टेंस होती है या कब उसको ये इंसाइट आती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कि देखें कोई भी बीमारी है, कोई भी क्रॉनिक इलनेस है, तो उसमें जो डिनाइल फैक्टर है ना वो सबसे पहले होता है। आप कार्डियोवैस्कुलर का कोई पेशेंट है, डायबिटीज़ का पेशेंट है ना, वो भी नहीं मानता कि उसको डायबिटीज़ हो गई है, तो जब डॉक्टर उसको बताता है ना यू गॉट डायबिटीज़, तो उसको यकीन नहीं आता, वो किसी और लेबॉर्ट्री के पास चला जाता है टेस्ट करवाने के लिए, तो वहाँ पे भी यही रिज़ल्ट आ जाता है। फिर डॉक्टर बदलता है और सबसे पहले उसको ख्याल वैसे ही आता है कि डॉक्टर बदलना है, ये डॉक्टर ठीक नहीं है जो मुझे कह रहा है कि मुझे, मेरी तो फैमिली में किसी को शुगर नहीं है, मुझे मेरी तो फैमिली में किसी को दिल का मसला नहीं है, तो मुझे कैसे हो सकता है, तो मैं पेशेंट नहीं हूँ। तो सेम इज़ विद एडिक्शन पेशेंट के, एडिक्शन के पेशेंट्स के अंदर भी डिनायल फैक्टर होता है, तो उनके अंदर से जो रोशनी है वो बहुत कम हो चुकी होती है कि वो खुद अपनी बीमारी को देख सकें। तो हमारे पास आप समझें कि 40% जो पेशेंट्स हैं वो पार्शियल विलिंगनेस से आते हैं, और जो 60% पेशेंट हैं वो अनविलिंगली उनका जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट होता है। यानी फैमिली मेम्बर्स या ट्रीटमेंट जो टीम है, हॉस्पिटल और रिहैब की जो टीम है, वो जाके उनको घर से लेके आती है, और शुरू में ये जो सफ़र है वो उनकी अनविलिंगनेस से शुरू होता है। इवेंचुअली हम उनकी जो विलिंगनेस है वो विन कर लेते हैं, और ये स्टेज बाय स्टेज होता है। यानी ग्रेजुअली ये चीज़ जो है वो सामने आती है, डे 1 पे नहीं होता। चूँकि ये हमारा जो प्रोग्राम है, इंडोर प्रोग्राम, जिसमें हम पेशेंट को अपने पास एडमिटेड रखते हैं, ये 100 डेज़ का होता है, और 100 डेज़ के प्रोग्राम में कोई 40 डेज़ शुरू के उसको एक्सेप्टेंस उसकी नहीं आ रही होती है, तो आफ्टर 40-50 डेज़ के बाद वो अपनी बीमारी को समझने लगता है कि हाँ, ये इट वाज माय डिजीज़। Are there any reasons associated with denial stage of addiction? Is it connected to chemicals found in different drugs? देखिए जो निकोटीन है या अदर जो केमिकल्स हैं, वैसे एक सिगरेट के अंदर कोई 421 केमिकल्स होते हैं, तो जिसके लिए लोग सिगरेट पीते हैं वो मेनली जो है वो निकोटीन है। और जो नुकसानात का जो ताल्लुक है वो एडिक्शन से है। देखिए ना, वैसे तो कोई भी नशा जो है वो सेहत के लिए ठीक नहीं है। आप नशे के बगैर ही अपने मसाइल को मैनेज करना सीखें तो यही रिकमेंडेड है। तो नशा तो मसले का हल नहीं है, क्योंकि जब आप सिगरेट पी लेंगे तो फिर आपके अंदर एक वल्नरेबिलिटी भी आएगी, और सिगरेट पीना या नशा करना एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। तो नॉर्मली ह्यूमन बींग्स शॉर्ट टर्म सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। आपको शॉर्ट टर्म आपका मसला ज़रूर हल होता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन आपको फिर वो पेन मिलता है। तो जो नुकसानात का जो ताल्लुक है वो एडिक्टिवनेस के साथ अटैच है, कि आपको नुकसानात उस वक्त होते हैं, यानी एडिक्शन को हम ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि जब आप
आपको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस मिल रहे हों, जब आपको एक चीज़ के मनफी रिजल्ट्स मिल रहे हों और इसके बावजूद आप उसको छोड़ने की पोजीशन में नहीं हैं, आप ऐसे विशियस साइकिल में और आपके अंदर इतनी डिपेंडेंसी आ गई है कि आप उसको छोड़ते हैं तो आपको विड्रॉल्स होते हैं और आप छोड़ के भी उसको नॉर्मल नहीं महसूस करते, और जब आप कर रहे होते हैं तो तब भी नॉर्मल नहीं होते। एडिक्शन एक ऐसी स्टेट है जिसमें आप बेनिफिट नहीं ले रहे होते, बल्कि उसके जो मनफी असरात हैं वो आपको मिलना शुरू होते हैं। तो नशा कोई भी है, चाहे वो पान है, सिगरेट है, गुटखा है, अल्कोहल है, बियर है, फर्दर ड्रग्स है, तो हर नशे के नुकसानात अल्टीमेटली हैं, ऑर्गन डिटोरिएशंस हैं, और जो माउथ कैंसर है वो तो बहुत ज़्यादा है टबैको से रिलेटेड दुनिया भर में। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि लोग जो है वो नहीं बाज आते, और क्योंकि जो डिनाइल फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा इंसान के साथ अटैच होता है, और सिगरेट के पैकेट के ऊपर तो इवन माउथ कैंसर की तस्वीर बनी होती है, और वो तस्वीर देख के आप पैसे देते हैं और वो कैंसर खरीद रहे होते हैं। तो इसके बावजूद लोग जो है वो मना नहीं होते। तो इसके लिए जो अवेयरनेस है उसकी भी ज़रूरत है कि अवेयरनेस को और जो है वो ज़्यादा किया जाए स्कूल कॉलेजेस में, और जो NGOs हैं और कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। Can you recommend some techniques for people struggling to quit smoking? देखें, किसी भी बुरी आदत को छोड़ने के लिए पहले आपको उसकी अवेयरनेस का होना ज़रूरी है, और ये पता होना ज़रूरी है कि आप क्यों छोड़ना चाहते हैं। जैसे पीने की वजह होती है तो छोड़ने की भी वजह होती है, लेकिन डरा के या लोगों को कॉन्सिक्वेंसेस इस तरह के दिखा के, जैसे जो लोग माउथ कैंसर जिनको होता है और उनकी कीमोथेरेपी होती है सिगरेट की वजह से, तो उनमें भी जो अमेरिका में इवन जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये बताते हैं कि हर 4 में से 3 जो रिहैबिलिटेशन से वापस आते हैं अपनी माउथ कैंसर की वजह से, 4 में से 3 वापस सिगरेट पीते हैं। तो अब आपको कैंसर जैसी बीमारी हो जाए, इससे ज़्यादा तो आपको नहीं डराया जा सकता। यानी जो डरना है वो काफ़ी नहीं होता। तो जो आपने टिप की बात की वो ये है कि आप अपने मूड को मैनेज करना सीखें। जो मूड मैनेजमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। माइंडफुलनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका मूड अपसेट है तो आप अपने मूड को के स्केल को समझ के और उसको डाइवर्ट करना और उसको मैनेज करना, जिसके लिए वो प्रोफेशनल हेल्प भी होती है। इसके लिए बहुत सी वीडियोज़ हैं, हमारी वीडियोज़ हैं, डॉक्टर सदाकत अली की बहुत सी यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं। आप अपनी अवेयरनेस को जब बढ़ाते हैं तो इसके लिए थोड़ा आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। सिर्फ विल पावर जो है वो काम नहीं करती ऐसी चीज़ों के अंदर जहाँ पे आपको चाय का, कॉफ़ी या सिगरेट की जो है वो आदत है या एडिक्शन है, तो वहाँ पे आपको स्किलफुल होना पड़ता है। तो जितना आप अपना नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाएंगे, तो जैसे कि आपको क्रेविंग होती है तो क्रेविंग मैनेजमेंट जो है वो एक टेक्निक है पूरी जो कि आप सीख सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम नहीं है किसी प्रोफेशनल हेल्प में जाने का, तो हज़ारों वीडियोस हैं, हज़ारों वेबसाइट्स हैं, इतने सारे जो हैं वो इंटरनेट पे मवाद पड़ा हुआ है। तो कुछ स्मार्ट सोल्यूशन ही आपके मसले का। How is Willing Ways making a difference in helping people stuck in this tough situation of addiction? विलिंग वेज में जो ऐसे पेशेंट्स जिनकी विलिंगनेस शुरू में नहीं होती, ये मेडिकेशन इसमें जो है वो बहुत रोल प्ले करती है। जो आपकी काउंसलिंग स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं कि आप उनके साथ नॉन जजमेंटल रहें, आप उनके साथ जो है वो रिस्पेक्टफुली पेश आएँ, डिग्निटी के साथ जो है वो पेश आएँ, और अनकंडीशनल रिगार्ड जो है ये बहुत ज़रूरी है ऐसे पेशेंट्स के साथ। और उनकी फिर साथ में सिक्योरिटी का ख्याल रखना कि वो फ्रस्ट्रेशन में अपने आप को कोई सेल्फ हार्म ना कर ले, क्योंकि जब वो हर रोज़ ये ख्वाहिश करेंगे कि मेरी छुट्टी कर दें, मैंने तो जाना है और मैंने तो इलाज करवाना ही नहीं है, तो उसको टाइम देना होगा आपको। फिर आपको बड़ा उसको अपने साथ लेके चलना पड़ता है। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, आप उसको डंप नहीं कर सकते। आप उसको क्लासेस में लेके जाएंगे, आप उसको 1-to-1 सेशंस में इन्वॉल्व करेंगे, फिर फैमिली को आप ऑन बोर्ड रखेंगे। और फैमिली जब उसके साथ डेली आके मिलती है, उससे बातचीत करती है, चूँकि फैमिली का जो रोल है बहुत वाइटल होता है, तो अल्टीमेटली उसको समझ आ जाती है और वो सरेंडर करना शुरू करता है। तो ये कोई ऐसा काम नहीं होता कि आप किसी पेशेंट को इस तरह ज़बरदस्ती इलाज दे रहे हैं तो ला के हॉस्पिटल में उसको एक कमरे में बंद कर दें
और 40 दिन के बाद उसको कमरे से बाहर निकाल लेना वो ठीक होगा, नहीं। तो वो सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके सुबह तक चैलेंज ही देता रहता है। तो ये चूँकि इतना हमें प्रैक्टिस हो चुकी होती है कि इस तरह पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना, तो हमारे लिए वैसे ये कोई मुश्किल नहीं रहता है। Going to a rehab is still considered as an alien concept in our society. How can we have a change of mindset? ये जो रिहैब्स के बारे में एक टैबू और स्टिग्मा है, ये दुनिया भर में है, ना कि सिर्फ पाकिस्तान में थोड़ा ज़्यादा ही होगा, इवन अमेरिका में है। लोग किसी साइकेट्रिक या साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाने से पहले, इवन क्लिनिक में एंटर होने से पहले दाएं बाएं देखते हैं, कोई देख तो नहीं रहा। तो ये इस तरह की कैफियत है। चूँकि ये एक सोसाइटी में टैबू इसको समझा जाता है, इस हकीकत से कोई जो है वो डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन जितनी अवेयरनेस आती जा रही है, अब लोग, जो कि मैं इतने सालों से इस फील्ड में हूँ, तो 20 ईयर्स बैक अगर जाता हूँ तो लोग अपने मसलों को इतना ओपनली नहीं डिस्कस करते थे। लेकिन अब चूँकि अवेयरनेस बढ़ रही है और लोग आते हैं, लोग अपने छोटे इश्यूज़ के लिए भी आते हैं, इवन लोग मैरिटल काउंसलिंग के लिए भी आते हैं, लोग पेरेंटिंग सीखने के लिए भी आते हैं, लोगों को गुस्सा आता है तो अपने एंगर मैनेजमेंट के लिए आते हैं, लोगों को जो है वो बात नहीं करनी आती तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करने के लिए आते हैं, जो कि सिर्फ एडिक्शन से रिलेटेड नहीं, हम अदर मोर देन 1 डज़न एरियाज़ में हेल्प करते हैं। तो अभी देखने में आ रहा है कि लोग ज़्यादा आगे बढ़ के अपने साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को जो है वो डिस्कस करते हैं। How long does it take for a patient to recover this impairment? कंप्लीट रिकवर या नॉर्मल होने में जो टाइम है, जैसे अगर आप किसी की एडिक्शन का जो टाइम फ्रेम है वो 8 साल है, तो एटलीस्ट आप 4 इयर्स का टाइम ज़रूर रखें कि उसकी जो एम्पेयरमेंट है उसको हील होने में टाइम लगेगा। बशर्ते कि कोई साथ में को मॉर्बिड फिनोमेना ना हो, यानी कोई साथ में एडिक्शन के साथ उसको कोई और साइकेट्रिक प्रॉब्लम ना हो, कोई मूड डिसऑर्डर ना हो। तो ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि एडिक्शन के साथ साथ को अदर साइकेट्रिक इलनेस भी अंडरलाइन मौजूद होती है, तो उन दोनों को ट्रीटमेंट मिलना या उसके लिए मेडिसिन होना बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर आपकी जो एडिक्शन जो टेन्योर है वो 10 इयर्स का है, तो एवरेज आप समझें कि 5 साल आपको लगेंगे उससे हील होने में, और लोग नॉर्मल हो जाते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर है जो फॉलो करना पड़ता है, लेकिन लोग पूरा स्ट्रक्चर नहीं लेते, कुछ चीज़ों को फॉलो करते हैं, कुछ को नहीं करते। मिसाल के तौर पे अगर आप इंडोर ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसके बाद हमारे यहाँ जो प्रोग्राम है वो नेक्स्ट 2 इयर्स का फॉलो प्रोग्राम है, जिसमें हम 2 इयर्स तक अपने साथ पेशेंट को अटैच रखते हैं। उसमें उसके रैंडम टेस्ट होते रहते हैं और मेडिकेशन भी चलती है, और उसके नतीजे में जो हीलिंग प्रोसेस है वो तेज़ होता है। लेकिन अगर आपने इलाज करवाया, इलाज के बाद आप ज़ीरो फॉलोअप पे हैं, ज़ीरो मेडिसिन पे हैं, और आप वापस पलट के अपने डॉक्टर काउंसलर के पास जाते ही नहीं हैं, तो इससे फिर जो आपकी रिकवरी है वो हार्ड हो जाएगी और आपके लिए सर्वाइव करना मुश्किल होगा और आपकी फंक्शनैलिटी उस तरह से नहीं होगी। The availability of all sorts of drugs has increased exponentially. Compare patients from early 90s and now. 30 साल पहले जो पेशेंट्स की नौयत थी, चूँकि जब मैं इस फील्ड में एज ए एडिक्शन काउंसलर एंटर हुआ, तो उस वक्त जो हेरोइन का नशा था वो बहुत ज़्यादा था, यानी ये मैं बात कर रहा हूँ अर्ली 90s की। तो हेरोइन एडिक्ट बहुत ज़्यादा थे और चरस का पेशेंट कोई नज़र नहीं आता था, चूँकि आज से 30, 40, 50 साल पहले जो चरस मिलती थी उसके अंदर जो THC है वो बहुत ज़्यादा कम मिकदार में होता था, और मतलब कोई ऐसा पेशेंट उस वक्त नहीं आता था कि चरस का एडिक्ट है और उसका इलाज हो रहा है। तो इवन लोग चरस को नशा ही नहीं समझते थे। लेकिन जो आज चरस मिल रही है उसके अंदर जो THC है वो बहुत ज़्यादा 3-4 टाइम्स ज़्यादा उसके अंदर THC है, और उसको बाकायदा यानी मसनूई तरीके से उसके अंदर जो है उसकी आमेज़श और उसको इन्वॉल्व कर दिया जाता है। तो इसके अंदर पोटेंट बहुत है, इसलिए जो पेशेंट हैं वो जल्दी एडिक्ट होते हैं, और चरस की वजह से जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं वो पेशेंट्स को बड़ा जल्दी होना शुरू हो जाते हैं, जबकि आज से 30-40 साल पहले ऐसा नहीं था। Are e-cigarettes vape a healthy choice or a smart way to cope with cigarette addiction? ई-सिगरेट या वेप को अपनाना एक ट्रैप है, एब्सोल्युटली ट्रैप है, और ये मौत छोड़ के बुखार ले लेने वाली बात है। तो ये इस ट्रैप में बिल्कुल ना आए। शुरू में स्टडीज़ थी कि ये बहुत हेल्पफुल है और आपको नुकसान नहीं देता, लेकिन अभी लेटेस्ट जो इसके ऊपर स्टडीज़ आई हैं ये ना कि इक्वल बल्कि मोर डेंजरस है।
लेकिन जो इफ़ेक्ट्स निकोटीन के हैं, जितने साइड इफ़ेक्ट्स निकोटीन को डायरेक्ट लेने से हैं, सिगरेट फॉर्म में लेने से हैं, सेम जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको ई सिगरेट और वेप के ज़रिए से मिलते हैं। सिर्फ बात यह है कि आप एक चीज़ को डायरेक्ट अपने लिप्स के साथ टच नहीं कर रहे होते, और एक चीज़ जो है वो बीच में डिवाइस है और दूसरे तरीके से आपके अंदर, आपके लंग्स में और आपके सिस्टम में जा रही होती है। फ़र्क कुछ नहीं है। ये जैसे कि मैंने पहले आपको बोला कि महज ट्रैप है, ये अपने दिल को खुश रखने वाली बात है। वरना हम जो प्रोफेशनल्स हैं वो अपने पेशेंट्स को रिकमेंड कर रहे होते हैं, चूँकि सबसे आखिर में आके जो हमारे मरीज़ों की सुई फंसती है ना, वो सिगरेट पे फंसती है। वो कहती मैंने चरस भी छोड़ दिया, ठीक है सर, मैंने आइस भी छोड़ दी, मैंने जो है कोकेन भी छोड़ दी, लेकिन सिगरेट नहीं छोड़ सकता। सिगरेट की मुझे जो है वो इजाज़त दे दें। ये सिगरेट तो मेरे लिए मसला नहीं है, या मुझे सिगरेट नहीं आप दे रहे तो मुझे वेप या ई सिगरेट की इजाज़त दे दें। चूँकि जब आपके अंदर एडिक्शन ऑलरेडी मौजूद है, एडिक्शन वाला फिनोमेना आप बॉडी के अंदर कैरी कर रहे हैं, तो फिर आप उसको लिमिट करके नहीं ले सकते। आप अपने आप को 1 या 2 सिगरेट तक नहीं रख सकते, और 1 या 2 सिगरेट या 8 सिगरेट 10 सिगरेट कुछ हफ्ते तक आपके लिए वर्क करेंगी, जो खाली आप पिएंगे, और उसके बाद फिर आपको दिल करेगा कि अब इसको भारी लोड पीना शुरू कर दो। क्योंकि वो खाली सिगरेट अपना जो मज़ा है वो खो देगी कुछ दिनों के बाद, क्योंकि आपके अंदर एक एडिक्शन का फिनोमेना पहले से मौजूद है। तो जो आपकी टॉलरेंस है वो डेवलप हो जाएगी, और अल्टीमेटली आपको अपनी ड्रग ऑफ चॉइस पे वापस आना पड़ेगा। ये दोनों जो लोग हैं, चाहे वो सिर्फ सिगरेट का शिकार हैं या चाहे फर्दर ड्रग्स के ऊपर हैं, वेप या ई सिगरेट मसले का हल नहीं। How can youth and young parents can come out of this vicious cycle of drug abuse? पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ गोल सेटिंग करने की ज़रूरत है। अगर ये पेरेंट्स डिस्कवर करते हैं कि उनका बच्चा सिगरेट पीता है या सिगरेट पीने लग गया है, छुप छुपा के पी रहा है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से ये कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो अपने बच्चे के साथ बैठ के गोल सेटिंग करने की ज़रूरत है। जितना आप अपने बच्चे के करीब आएंगे, उसको कम्युनिकेट करेंगे, चूँकि आप ही अपने बच्चे के करीब आके उसको सही मैसेज कन्वे कर सकते हैं, चूँकि अदरवाइज़ फिर वो जो उसके फ्रेंड्स हैं वो करीब आ जाएंगे और वो को गलत बात ही उसको टीच करेंगे। तो अवॉइड करना मसले का हल नहीं है। ज़्यादातर पेरेंट्स का मसला ये होता है कि उनको जब वो बात करने लगते हैं तो बच्चा उनकी बात सुनता नहीं है, रिएक्ट करता है। तो इसके लिए वालिदैन को डिग्निटी और रिस्पेक्ट जो है वो थोड़ा अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है, कि जिसमें वो अब्रप्टली ऑर्डर से बच्चे की इस बुरी आदत को नहीं छुड़ा सकते जब तक वो थोड़े सपोर्टिव ना हों। और इसके लिए उसके साथ बैठ के गोल सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। गोल सेटिंग से मुराद ये है कि वालिदैन ये तय कर सकते हैं कि जिस तरह से ज़िंदगी की आसाइशें, आराम और लग्जरीज़ आप बच्चे को दे रहे होते हैं, तो ये बच्चों को कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है कि ये फ्री में नहीं होती है। इसके बदले में जो बच्चे हैं वो अच्छे रवैये वालिदैन को देते हैं उसके बदले में, चूँकि बच्चे वालिदैन के ऊपर जो है वो पल रहे होते हैं, उनकी ज़रूरियात हैं वो वालिदैन पूरी कर रहे होते हैं, उनकी लग्जरी सारी तरह से वालिदैन पूरी कर रहे होते हैं। तो जिसके बदले में बच्चों को रुपए पैसे की सूरत में कुछ वापस नहीं करना होता, वो अच्छे रवैयों की सूरत में उनको वालिदैन को पे बैक करना होता है। तो ये जब आप बात कम्युनिकेट करते हैं तभी उनको समझ आती है, और ये एक दफ़ा ऑर्डर देने से, बात करने से नहीं होता। तो पहले आप बच्चों के साथ नेगोशिएट करना, बातचीत करना, गोल सेटिंग करना सीखते हैं, जिससे फ़र्क पड़ेगा।